सिविल सेवक बनना मजाक नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें झेलनी पड़ती हैं उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो, और वो दबाव किस चीज के लिए हो, कोई गैर कानूनी काम या भ्रष्ट काम करने के लिए। मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी का दबाव अनुचित कार्य करने के लिए। भाई अच्छे काम के लिए दबाव क्यों बनेगा? आप 100 अच्छे काम कर रहे हैं जिले में, अगर मंत्री की बात नहीं मानी कुछ मामलों में तो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर ऐसे पद पर जिस पद पर आप कुछ बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। तो कई लोग बीच का रास्ता निकालते हैं कि यार 100 अच्छे काम कर रहे हैं तो एक दो मामलों में इनके पाप में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही गुना 100 से करके अच्छे काम और कर दूंगा, ताकि वैकल्पिक तरीके से कुछ तो संतोष चाहिए ना अपने लिए। तो एक तरीका ये हो सकता है। एक चौथा होता है कलीग्स का प्रेशर, ये जो आपके समकक्ष हैं उनका प्रेशर, समकक्षों का दबाव। भाई आशीष खेमका, यही नाम है ना उनका, या अशोक खेमका है। बाकी सब बातें अपनी जगह हैं, व्यावहारिक हैं, नहीं है, अव्यावहारिक हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन कंसाइंस किसी की जागृत देखनी हो ना, तो वैसा एग्जाम्पल आपको दिखेगा नहीं। अब सरकार ने उसको दूर करने के लिए स्पोर्ट्स विभाग में सचिव बना के भेज दिया कि चुपचाप खेल देखता रहे, कबड्डी खेल, जूडो खेल लो, वो सब देखो कि कबड्डी खेलने वाले ठीक रहें, जूडो खेलने वाले खुश रहें। स्पोर्ट्स में करप्शन तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है, तो ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट्स उन अधिकारियों को दिए जो करप्ट लोग हैं, ताकि आराम से मैनेज कर लें, और जहां कम करप्शन है वहां उसको भेज दिया कि तुम स्पोर्ट्स संभालो। अब उसने फिर धमाका कर दिया। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने अपने बेटे का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवाया ताकि उसके कोटे से एडमिशन मिल जाए उस बच्चे को कहीं। ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, इसने मंगवा लिया सर्टिफिकेट और ओपन स्टेटमेंट दे दी कि ये सर्टिफिकेट नकली है। अब सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसके बेटे का सर्टिफिकेट है, दूसरा आईएएस ऑफिसर खुल के बोल रहा है ये नकली है, हम इस पे एक्शन लेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? जिगर चाहिए, जिगर, जिगरा चाहिए, जिगरा। र में वो बात नहीं जो रा में है, जिगरा। क्योंकि इस आदमी के हाल पता क्या होगा, जैसे बैचमेट्स की पार्टी हुई, ये जैसे घुसता होगा सब साइड में हो जाते होंगे, इससे कोई बात ही नहीं करता होगा, क्योंकि बैचमेट्स को भय होता होगा कि आपस में हंसी मजाक भी करेंगे, कल केस कर देगा हमारे खिलाफ ही। इतना ईमानदार आदमी दोस्तों में ठीक नहीं रहता है, वैसे दूर रहे ठीक रहता है, दोस्तों की दुनिया में ऐसा ईमानदार आदमी हो तो कैसे उससे कोई बात करेगा। पर वो जागृत अंतरात्मा का आदमी है, समकक्षों का दबाव। और अगर आपकी अंतरात्मा जागृत है तो आपके दोस्त, आपके समकक्ष आपका जीना मुश्किल कर देंगे। अगर एक बैच का एक अधिकारी शानदार काम करता है ना, तो उस बैच के बाकी सभी अधिकारियों पर सवाल उठने लग जाता है कि तुम लोग निकम्मे क्यों आए थे सर्विस में भाई, जब वो इतना शानदार काम कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? सारे कलेक्टर, सारे एसपी दुनिया भर की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। एक एसपी या कलेक्टर ने घोषणा कर दी कि इतनी सुविधाएं नहीं चाहिए, मेरे घर पर 20 नौकर क्यों होने चाहिए? आज से मेरे घर पर केवल 1 या 2 लोग काम करेंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, वो जिले में किसी और काम में हेल्प करेंगे, मेरे घर पे काम नहीं करेंगे। मुझे 4 ड्राइवर नहीं चाहिए, 1 ड्राइवर काफी है, मैं खुद भी ड्राइव कर लेता हूँ, कभी होगा तो मैं खुद चला लूंगा, मुझे 4 ड्राइवर नहीं चाहिए, सरकार के संसाधन कम खर्च होने चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे। अब उसके जो बाकी कलीग्स हैं, उसी के बैचमेट्स हैं जो अलग जिलों में कलेक्टर्स वगैरह हैं, वो इसका सम्मान करेंगे और उसे ढूंढेंगे कहां पर है और ढूंढ के सुताई करेंगे इसकी कि तेरे चक्कर में जो सारे लाभ मिले हुए थे सारे खत्म हो गए। इसको बोलते हैं कलीग्स का प्रेशर। जब आप अंतरात्मा से कोई अच्छा काम करेंगे, जैसे सुविधाएं कम करेंगे अपनी, और सुविधाएं इतनी ज्यादा हैं कि शर्म आती है देख के, कई बार इतनी सुविधाएं हैं। जब आप डीआईजी या कमिश्नर रैंक पे जाएंगे तो अजीब हाल हो जाएगा कि आप घर में कुछ खास काम नहीं होता उस लेवल पे, हल्का फुल्का काम होता है। 15-20 लोग स्टाफ में घर में घुसे हुए हैं हमेशा। तो एक आदमी क्या कर रहा है, मुझे एक डीआईजी ने बताया कि वो सुबह से शाम तक काम करता है पुलिस में, जूता साफ करता रहता है। एक कपड़ा लेके जूता में लेके साफ किए जा रहे, चमका रहा है उसको, बस दिन भर ये काम कर रहा है। अब उसने कहा मेरा मन करता है कि प्रशासन को बोलूं कि जरूरत नहीं है। वो दयनीय सा चेहरा बना रहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कम से कम नौकरी मिली हुई है, मुझे चलने दीजिए मुझे। तो सुविधाएं इतनी ज्यादा है कि शर्मिंदगी होनी चाहिए वहां जाके। इतनी सुविधाएं एक अधिकारी को मिलने का मतलब है कि वितरण का न्याय नहीं हो पा रहा। जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो छीन के अधिकारियों को ज्यादा मिल रही हैं। और यदि आपने कहा कि सुविधाएं कम कीजिए हमारी, फिर देखिए क्रांति हो जाएगी। जैसे जेएनयू में क्रांति होनी चाहिए, मैं जेएनयू के दोस्तों से बार बार कहता हूँ, वो हर चीज में कहते हैं कि भाई बराबरी होनी चाहिए, देश में बराबरी हो, गरीबी है, ये है, वो है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे जो दोस्त प्रोफेसर वगैरह वहां पर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जेएनयू या डीयू के वामपंथी प्रोफेसर्स ने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि देश के सामान्य व्यक्ति के वेतन से हमारा वेतन बहुत ज्यादा है।
उस वेतन को कम किया जाए ताकि वितरण का थोड़ा सा न्याय हो सके। ऐसा एक बार भी नहीं कहा। अगर आप समानता की बात ना करें, कंपटीशन की बात करें, प्रतिस्पर्धा, लाभ, आगे बढ़ना, पूंजीवाद, वो सब बातें करें, फिर तो अलग बात है। अगर आप कहते समानता, तो ये ठीक है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप गरीब होने का प्रयास करने लगेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू के प्रोफेसर को मिलने वाली सुविधाएं किसी भी सामान्य भारतीय नागरिक की तुलना में बहुत ज्यादा है। आप एक बार ये प्रस्ताव तो रखिए कि कम कर दो भाई। दिल्ली में घर इतना महंगा आता है, कई प्रोफेसर के घर बहुत बड़े इलाके में बड़े हुए बंगले बने हुए हैं, 1 मंजिल का बंगला है। आप अपनी ओर से ये क्यों नहीं कहते कि इस बंगले को गिरा के 10 मंजिल का बनाइए बिल्डिंग, ताकि 20-30 लोग रह लें, कुछ दबाव कम हो जाएगा शहर के ऊपर। ये क्यों नहीं कहते? जब थॉमस हॉब्स, अंत में कार्ल मार्क्स के ऊपर चढ़ जाता है थॉमस हॉब्स, और मार्क्स चित लेट जाता है ऐसे करके। बेशक आदमी मार्क्सवादी हो, क्योंकि थॉमस हॉब्स अंत में भारी पड़ जाता है। ये सब सवाल तो उठते हैं ना। और अगर किसी ने, ऐसे लोग हैं, 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई हम सब प्रोफेसर हैं, इतना वेतन हमें क्यों मिलना चाहिए? और मार्क्सवादी प्रोफेसर कह रहे हैं, और बाकी मार्क्सवादी प्रोफेसर क्या कह रहे हैं उसको, ये जयचंद जो है ना, विभीषण जो है ना, यही बर्बाद करेगा, चुप रह। ऐसे करते हैं। जेएनयू के लोग अच्छी बात करते हैं कि शिक्षा में राज्य की ओर से संसाधन मिलने चाहिए, बुरी बात नहीं है। आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि ठीक है, शिक्षा में संसाधन मिलने चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक ना मिले तब तक के लिए क्या ये प्रपोजल आप मानेंगे कि जितना खर्चा जेएनयू के प्रत्येक बच्चे पे होता है, क्योंकि उतना खर्चा देश के बाकी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक बच्चे पे नहीं हो पा रहा है, तो देश के सारे विश्वविद्यालयों पे होने वाले खर्च को सारे बच्चों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तब तक के लिए आप प्रस्ताव देकर देखिए एक बार। किसी विश्वविद्यालय में एक बच्चे पर होने वाला खर्चा लाखों रुपए में जाता है 3-4 साल में, पूरे प्रोसेस में, और कहीं कहीं वो मात्रा हजारों में आती है। करके देखिए बराबर। पर वहां वो क्या बोलेंगे, नहीं ये गलत बात है, हम चाहते हैं कि जितना खर्चा जेएनयू में होता है उतना हर विश्वविद्यालय में हो। आप कहेंगे ठीक है, होना चाहिए, पर जब तक नहीं हो रहा तब तक के लिए क्या करें? क्या तब तक के लिए ऐसा कर ले कि बांट लें आपस में? फिर थॉमस हॉब्स उठ खड़ा होगा, वो मार्क्स से कहेगा भाई से, अभी कुछ दिन हॉब्स खेलने दो हमें, और इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थ हावी हो जाता है ऐसे में।